देखो बच्चों, तो इसके पहले जो मैंने 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कराए हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम करंट और वोल्टेज पर तो डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे पावर के ऊपर। ठीक है, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक टीचर के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या होता है। ठीक है, मतलब एक टीचर जब पढ़ाता है तो वो क्या चाहता है, उसे क्या मिले। तो वो ये है कि स्टूडेंट का कितना सेटिस्फेक्शन है। अगर जो वो पढ़ा रहा है वो स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, स्टूडेंट सेटिस्फाई है, ठीक है, तो वो टीचर के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, क्योंकि उसका पढ़ाने का कुछ मतलब निकलता है। ठीक है, तो जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, किसी भी क्लासरूम में पढ़ाऊँ, किसी कॉलेज में पढ़ाऊँ, तो वहाँ पर मुझे कोई स्टूडेंट अप्रिशिएट करे या ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब मैं लेक्चर लेता हूँ तो मैं स्टूडेंट की फेस वैल्यू से समझ जाता हूँ कि कौन सा स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है, वो कितना सेटिस्फाई है या नहीं है। एक्चुअली में जब मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ स्टूडेंट के चेहरे पे स्माइल करते हैं वो, इसका मतलब ये है कि वो हंसते नहीं हैं। हंसना अलग है, स्माइल करना अलग है, खुशी अलग चीज़ होती है। तो वो क्या करते हैं, स्माइल करने लगते हैं। ठीक है, बट चूँकि मैं ऑनलाइन लेक्चर यहाँ पे ले रहा हूँ, आपको वीडियो के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप लोग उसको कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि सर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है, जो बच्चे लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनको कितना समझ में आ रहा है या कहीं दिक्कत है कि नहीं है। सब कुछ बढ़िया है तो वो बोलिए कि हाँ सर सब ठीक है। ठीक है, तो ये इतना आप ज़रूर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे और आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, वैसे स्टूडेंट से मैं कांटेक्ट करता हूँ तो वो रिस्पॉन्स सही देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी स्टूडेंट मुझे देखते हैं वो कमेंट करें तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, लाइक करो या ना करो, लेकिन कमेंट ज़रूर करो ताकि मुझे पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो डिलीवर हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो हमारा पावर सिलेबस में दिया हुआ है, पावर, उसके बारे में, हम पावर के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो पावर पढ़ाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ या आपके दिमाग में कुछ चीज़ें डालना चाहता हूँ ताकि आप उसके बारे में सोचें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जो प्रेस है, जिसे हम आयरन करते हैं, घर में कपड़ों पर प्रेस करते हैं, वो कैसे काम करता है, वो गर्म कैसे होता है। या जो घरों में हम हीटर यूज़ करते हैं ठंडों के टाइम पर, विंटर के टाइम पर जो हम हीटर यूज़ करते हैं वो कैसे काम करता है। या जो पानी गर्म करने वाली रॉड होती है, ठीक है, वो कैसे गर्म होती है, वो कैसे गर्म होती है। ये क्वेश्चन कभी आपने सोचे हैं कि ये कैसे होता होगा। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रा सोचिए, इसके आंसर मैं आज आपको लेक्चर में दूंगा। ठीक है, तो पावर के बारे में डिस्कस करने से पहले, ठीक है, मैंने आपको जो 2 चीज़ें पढ़ा दी हैं, 2 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, करंट और वोल्टेज। ठीक है, इनको यूज़ करके हम कुछ समझना चाहते हैं, कुछ डेवलप करना चाहते हैं जिससे आपको पावर समझ में आए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि हम उसको कैसे समझते हैं। ठीक है, पावर को कैसे समझेंगे। ठीक है, तो ज़रा देखिए आप, मैंने आपसे बोला था कि मैंने आपको बताया था, जब मैं करंट पढ़ा रहा था, मैंने यहाँ पे कॉपर का पीस बनाया हुआ था। ठीक है, और कॉपर के पीस, चूँकि मैंने आपको बताया था कॉपर क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, तो कंडक्टर में क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और क्या होंगे, आयंस होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आयंस होंगे। ठीक है सर, आयंस बना दिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बना दिए मैंने। ठीक है, बन गए सर। ये कॉपर का रिप्रेजेंटेशन हो गया कि कॉपर के अंदर इस टाइप की चीज़ होती होगी, कुछ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये अंडरस्टूड है कि उसमें आयंस भी होंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं ये भी बता दूंगा, ठीक है, कि ये पॉजिटिव आयन क्यों है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से पॉजिटिव आयन कैसे बनता है। कभी इसके बारे में डिस्कस कर दूंगा मैं, कि जब किसी मटेरियल से अगर पॉजिटिव आयन बनता है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है किसी एटम से। ठीक है, तो आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन फ्री बन गए हमारे। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इससे एक बैटरी कनेक्ट कर दी। क्या कनेक्ट कर दी, बैटरी कनेक्ट कर दी। अब बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है सर, मान लो बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी 12 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, 12 वोल्ट की, कुछ भी आप अज्यूम कर लो। तो आपको मैंने बताया था कि करंट फ्लो करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल ये, नेगेटिव टर्मिनल ये। ठीक है,
इसके पहले वाले वीडियो में सब बता चुका हूँ, आप रिलेट कर लेना, ठीक है। तो करंट कैसी फ्लो करेगी सर, ऐसी फ्लो करेगी। अब करंट फ्लो मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट फ्लो, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो उसको ही हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे थे, ठीक है। अब जरा ये बताइए कि जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट होंगे, ठीक है, तो ये किससे टकराएंगे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे आयन से। किससे टकराएंगे इलेक्ट्रॉन, आयन से टकराएंगे। और जब आयन से टकराएंगे तो दो इफेक्ट पैदा होंगे। पहला इफेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप अपना हाथ कंसिडर करिए और किसी के गाल पे एक चाटा लगाइए, ठीक है, तो जैसे आप उसके गाल पे ऐसा चाटा लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी हाथ की काइनेटिक एनर्जी जैसे उसके गाल पे पड़ेगी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। आपके हाथ की जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। दिक्कत है, अपने आप को मार के देख लीजिए अभी आप, ठीक है। जैसे आप किसी को मारेंगे तो आपके हाथ की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये इफेक्ट कुछ यहाँ पर होगा। और प्लस एक चीज़ और होगा, जब आप किसी को मारेंगे ऐसा गाल पे तो आपका हाथ स्पीड वहीं पर रुक जाएगी, आपके हाथ की स्पीड वहीं पे, स्पीड क्या होगा, हाथ आपका वहीं पर रुकेगा, ठीक है, ठीक है, इतना हो जाएगा। और वो उसका गाल हो जाएगा गर्म, हीट उत्पन्न होगी उसमें, ठीक है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आयन से टकराएंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति करते हुए वोल्टेज लगाने के बाद इन आयन से टकराएंगे तो क्या होगा, ये हीट प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई चीज़ किसी से टकराती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो जाती है, किस में चेंज हो जाती है, हीट में चेंज हो जाती है। तो इतना समझ में आया सर। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो देखो बेटा, इस मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी है, इस मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको ही हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। क्या है ये, अब मैं इसको बता दूंगा कि ये क्या है, कॉपर वायर का मतलब। इसको अगर रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर प्रदर्शित किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए तो इस तरीके रेजिस्टेंस बनाते हैं। अब ऐसा क्यों किया सर हमने इसलिए बेटा ऐसा किया क्योंकि आपने सुना होगा कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का विरोध करता है। क्या करता है, करंट का विरोध करता है। तो कोई रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ नहीं होता है, ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें रेजिस्टेंस होता ही होता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब किताबों में लिखा होता है वह जो क्या नाम से करंट का विरोध करता है, ठीक है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। या किसी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी जो करंट का विरोध करती है या करंट के मार्ग में अवरोध डालती है, ठीक है, उसे करंट कहते हैं, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, सॉरी, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके का जो है अंदर जो है प्रोग्राम होता है, इसलिए उसको रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है सर। रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दिया, चूँकि आपने देख लिया ना। अब रेजिस्टेंस को हम लोग पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का विरोध करता है। तो करंट का विरोध कैसे हो गया, जब इलेक्ट्रॉन आयन से टकराए तो इनकी स्पीड कम हुई, इनका फ्लो होना कम हुआ, ठीक है। पहला तो ये इफेक्ट हुआ तो करंट हो गई कम। मतलब अगर इसके अंदर डेवलप हो गया क्या, इसी प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, अपनी स्पीड को कम कर रहे हैं, इसका मतलब करंट का विरोध हो रहा है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या जनरेट हो रही है कि इलेक्ट्रॉन आयन से टकरा रहे हैं तो टकराने के बाद क्या कर रहे हैं, हीट जनरेट कर रहे हैं। और हीट जनरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज कर रहे हैं, हीट एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी आयंस में ट्रांसफ़र होगी तो हीट के फॉर्म में हो जाएगी वो, ठीक है सर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे ठीक है, तो इसको रेजिस्टेंस हमने बोल दिया और रिप्रेजेंट कर दिया रेजिस्टेंस के फॉर्म में, ठीक है सर, कर दिया रेजिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट। अब अगर मैं आपकी बात करूं, मान लो आप एक्स हो, ठीक है, ये आप हो, बॉक्स में मैंने आपको बना दिया, तो आपकी बॉडी का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको प्रदर्शित करूँ जो भी हो, ठीक है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट हो जाओगे, आपको आपकी बॉडी को मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैंने देखो इधर पे क्या कर दिया, जैसे ह्यूमन बॉडी के रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी को भी, एक इंसान को हम ऐसी रेजिस्टेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी बॉडी को हम एक रेजिस्टेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर चीज़ का रेजिस्टेंस होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी जिसका कोई रेजिस्टेंस ना हो। तो ये किसी बॉडी का रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस हर चीज़ में होगा, किसी में कम होगा, किसी में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का ये प्रॉपर्टी है, ये हर मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हर मटेरियल में ये रेजिस्टेंस होता ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिना रेजिस्टेंस की कोई चीज़ बनी नहीं है अभी तक, ठीक है, विदाउट रेजिस्टेंस। तो अब बात करते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया कि
भाई इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से दो इफेक्ट पैदा होते हैं। एक, इलेक्ट्रॉनों की गति कम हो जाती है और वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हीट जनरेट करते हैं आयन से टकरा के। तो बेटा आपने देखा होगा कि आपकी जो पानी गर्म करने की रॉड है, ठीक है, पानी गर्म करने की रॉड है, तो उसमें हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। अब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट बनेगी, ठीक है। और अगर हम प्रेस की बात करें, आयरन की बात करें, तो उसकी जो कॉयल हम यूज़ करते हैं, उसमें जो फिलामेंट यूज़ करते हैं वो भी ऐसा यूज़ करते हैं जिससे उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और हीट भी ज़्यादा बनती है। जो हमारे घरों में हम विंटर में हीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी कॉयल भी नाइक्रोम की बनी होती है, उसमें भी हीट ज़्यादा बनती है। तो इसीलिए हीट बनती है क्योंकि वो रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है, जैसे उसमें करंट एंटर मारेगी वो क्या कर देगा, करंट को हीट बना देगा। क्या कर देगा, हीट। जैसे हम सप्लाई देंगे, करंट फ्लो करेगी, हीट बनना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉपर की बात करें, तो कॉपर में हीट नहीं बनती है ज़्यादा। क्यों नहीं बनती है, नाइक्रोम में क्यों बनती है? अगर आप पानी गर्म करने की रॉड में जो ऐसे ऐसे गोल गोल कॉयल होती है वो नाइक्रोम की ना होगी, अगर आप कॉपर की बना दोगे तो बिल्कुल हीट नहीं बनेगी वहाँ पर, या ना के बराबर बनेगी और आपका पानी गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा था उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ कर लिया पानी गर्म करने के लिए या ठंडों में हीटर के रूप में। क्यों? क्योंकि उसका क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। जिसका जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा हीट बनेगी। सर इतना क्लियर हो गया? ठीक है सर, उतनी ज़्यादा उसमें क्या बनती है, हीट बनती है। ठीक है सर, ये हो गया सर। अब ज़रा ये देखो कि अगर किसी इंसान को, ठीक है, ये भाई साहब हैं, ठीक है, ये भाई साहब हैं, ठीक है, ये भाई साहब, इनने क्या कर लिया, ऊपर जो मैंने कल भी आपको बताया था, इनने मान लो 230 वोल्ट की लाइन छू ली, ठीक है, इनका वही हाथ बड़ा सा इनने छू ली और ये ग्राउंड पे खड़े हैं। इनने क्या कर लिया 230, तो आपको पता है यहाँ पे 230 बहुत हाइयर पोटेंशियल, ग्राउंड का पोटेंशियल लोअर, तो करंट फ्लो करेगी। ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैंने आपको बताया था इन भाई साहब की बॉडी का भी रेजिस्टेंस होता है, तो अगर इन भाई साहब की बॉडी से करंट फ्लो करेगी तो इसमें भी हीट बनेगी। इसीलिए किसी इंसान को यदि ज़्यादा करंट लग जाए तो उसकी बॉडी उसकी बॉडी जल जाती है। क्यों जल जाती है? क्योंकि करंट हीटिंग इफेक्ट पैदा करती है। अगर आप उसको सप्लाई दोगे, करंट फ्लो कराएगी तो क्या बनेगा, हीट बनेगा। हीट क्यों बनेगी? क्योंकि उसके आयंस क्या होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे ह्यूमन बॉडी के, वो किससे टकराएंगे, आयन से टकराएंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो किसी इंसान को अगर करंट लगती है तो इसलिए वो क्या हो जाता है, ज़्यादा करंट लगती है तो वो जल जाएगा। यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हैं, किसी व्यक्ति ने ऊपर ट्रेन का वायर छू लिया है, ठीक है, वो सीधा जल गया, एकदम काला पड़ गया। तो इसीलिए वो क्या होता है, इंसान जल जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी का क्या होता है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होता है ये आगे डिस्कस करेंगे, कितना होता है वो एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि इंसान की बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। वो तब बताऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है सर, तो इतना क्लियर हुआ कि इंसान की बॉडी में अगर करंट लगेगा तो वो जल जाएगा, अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो। ठीक है, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं पावर की। ठीक है, पावर की बात कर लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो पावर ज़रा देख लो आप, पावर क्या होगी, आपने पढ़ा होगा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो इधर मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, dW/dt। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसमें dW/dt। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ dq से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, कर दिया। अब जरा इसको और देखो, जरा मैं इसको क्या बनाना चाह रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा dW/dq लिख दिया मैंने, इसको इधर ले आया और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, dq/dt, इतना मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, बराबर जरा आप देखो क्या होगा, बराबर इसके आगे का चल रहा है, तो ये चीज़ क्या बन गई हमारी dW/dq। ये मैंने बताया था कि ये क्या है, हमारा क्या है, पोटेंशियल बताया था मैंने आपको। dW/dq क्या बताया था, पोटेंशियल बताया था, और dq/dt क्या बताया था, करंट। तो ये क्या बन गया आपका पोटेंशियल और ये क्या बन गया करंट। तो P इक्वल टू क्या आ गया हमारा, P इक्वल टू क्या आ गया हमारा, V × I।
ठीक है। तो ये पावर होती है डीसी सर्किट के लिए, क्या होती है, डीसी सर्किट के लिए पावर होती है। और यूनिट क्या होती है इसकी, वाट, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी, वाट यूनिट होती है, ठीक है सर, वाट यूनिट होती है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें, ठीक है, तो उसका कैसे निकालेंगे, उसको V इंटू आई से निकालेंगे। यूनिट क्या होगी इसकी, वाट होगी, ठीक है। ठीक है सर, ये भी हो गया। अब जरा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहीं पर, ठीक है। सभी लोग 10th क्लास से ओम्स लॉ पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ओम्स लॉ के बारे में बाद में ही चर्चा करूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ इस तरीके से बताना चाह रहा हूं कि ओम्स लॉ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं इधर पे, ठीक है। तो ओम्स लॉ की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ होता है V = R × I, ठीक है। V क्या है, वोल्टेज, R क्या है, रेजिस्टेंस, I क्या है, करंट, इतना होता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, P = क्या होता है, V × I, ठीक है। इधर पे आप क्या करो, इधर से I की वैल्यू निकाल लो, आप वैल्यू निकाल लो इधर से, किसकी वैल्यू निकाल दूं मैं, आप I की वैल्यू निकाल लो। तो I = क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा V/R, ठीक है, ये हो गया। अब I की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, V × V/R, तो क्या हो गया ये V²/R। तो एक पावर का फॉर्मूला ये भी होता है, मतलब पावर = क्या निकल के आ गया हमारा, V²/R। एक पावर का फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है। अब मैंने काय की वैल्यू यहाँ से काय की वैल्यू निकाली थी मैंने, करंट की। अब की बार मैं काय की वैल्यू निकाल रहा हूँ इधर से, ठीक है, वोल्टेज की तो ज्यों की त्यों रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में आप वोल्टेज की वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा, ये P = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या था, R × I, क्या हो जाएगा, P = I और I मल्टीप्लाई में होके क्या हो जाएंगे, I², ठीक है। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला हमारा, I²R वाट, ठीक है। तो पावर के हम 3 फॉर्मूले पढ़ेंगे डीसी सर्किट के अंदर, ठीक है। पावर को 3 फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, वो फॉर्मूले में इकट्ठे लिख दे रहा हूँ। ये तो मैंने आपको बताया कि कौन से फॉर्मूले कैसे आते हैं, ठीक है। तो अब जरा देख लेते हैं कि तीनों फॉर्मूले को साथ में लिख देता हूँ मैं, ताकि आपके लिए सही रहे, बाद में कहीं पर भी अगर आप लिख लो कॉपी में तो उसमें आपको ठीक रहेगा। तो पावर जो है डीसी सर्किट में, पावर का अगर मैं लिखूं तो क्या होता है, VI = V²/R = I²/R। ये फॉर्मूला हमारे पावर के होते हैं। और सबकी यूनिट क्या होगी, वाट, ठीक है, सबकी यूनिट क्या होगी, वाट होगी। अब ये जो फॉर्मूले हैं ये वही चीज़ व्यक्त करते हैं जो मैंने अभी आपको बताई ना, कि हीट, अगर मैं बोलूँ हीट क्या है, हीट कैसे कंसिडर करोगे आप, तो वो पावर ही है हीट। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि पावर हमारी 50 वाट की है, कितने वाट की है, 50 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो वाटेज जो है वो हीट को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बोलूँ 100 वाट का बल्ब है, मतलब ज़्यादा हीट बनाएगा। अगर मैं बोलूँ 150 वाट की कोई चीज़ है तो वो ज़्यादा हीट बनाएगा। मतलब हीट जो है, जो वोल्टेज है, जो डीसी पावर है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, हीट को रिप्रेजेंट करती है। जिसका जितना वोल्टेज होगा, जिसकी जितनी वोल्टेज रेटिंग होगी, वो उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ज़रा एक चीज़ की और हम बात करते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा जो है प्रेस 500 वाट का होता है, बल्ब 100 वाट का होता है। तो आपने देखा होगा कि 60 वाट का बल्ब जो है वो कम ग्लो करता है, ठीक है, और 100 वाट का बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है, ज़्यादा लाइट देता है, और प्रेस उससे ज़्यादा जो है हीट बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो जिसकी ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग होगी, मतलब वोल्टेज का मतलब क्या है, डीसी पावर का मतलब क्या है, वो हीट। अगर आप वाट की बात करें तो आप समझ लेना हीट की बात हो रही है, ठीक है। ये चीज़ हो गई इलेक्ट्रिक पावर के अंतर्गत, ठीक है। अब तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस क्यों होता है। बेसिकली ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना रेजिस्टेंस की हो। हर मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, चाहे कोई भी चीज़ उठा लो सबका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बताना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, जो नॉर्मल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो जनरल हम यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन, जनरली किताबों में दिया होता है। एक कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन,
ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर मेरे पास एक रेजिस्टेंस है ये R1, ठीक है, एक R1 रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है मेरे पास R2। तो अगर मैंने दो रेजिस्टेंस है, ये आइए ऐसे मान के चलो दो व्यक्ति हैं, अगर मैंने उनको कनेक्ट कर दिया एंड टू एंड, मतलब देखो ये इसका एंड था, फिर इसका एंड से मैंने R2 को कनेक्ट कर दिया, तो R इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, ठीक है, मतलब इसका टोटल कितना आएगा, तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 प्लस R2। इसका मतलब ये है कि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। R इक्विवेलेंट कितना आएगा, अगर मैं इधर पे एक R3 और कनेक्ट कर दूं, R4 और कनेक्ट कर दूं, मतलब जितने भी आप कनेक्ट करते जाओगे वो सारे कितने होते जाएंगे, सीरीज में क्या हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर हम बहुत सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दें, सीरीज में कनेक्ट कर दें तो सबकी वैल्यू क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और इस टाइप के कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं रेजिस्टेंस का, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इतने आसान खिलाते नहीं हैं आजकल कि दो रेजिस्टेंस आपको दे दें कि 2 ओम का है और 3 ओम का है, सीरीज में है, तो आप R इक्विवेलेंट बताइए, ठीक है, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, क्योंकि जुड़ जाएंगे सारे, ठीक है। ये हो गया सर। अब अगर ये, तो आपको पता चल रहा है कि अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है बढ़ के आ रही है, सब जुड़ जा रहे हैं ना, तो टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है सर, बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की, कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है उनका पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, बट पैरेलल कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, वो एंड टू एंड कनेक्टेड नहीं होते हैं। वो कैसे कनेक्टेड होते हैं बता दे रहा हूँ मैं। R3, पहले आप दो कॉम्बिनेशन का समझ लो, जब दो लगे हों पैरेलल में। देखो भाई, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है R1 और एक रेजिस्टेंस है हमारे पास R2, ठीक है। तो ये कनेक्शन कहलाता है पैरेलल में, ठीक है। ये देखो ये कैसे पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल का मतलब क्या है, एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस के जो पॉइंट हैं वो आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो, मतलब इसका एंड इसके एंड से कनेक्ट है और इसका एंड इसके एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस कनेक्शन को हम कौन सा कनेक्शन कहते हैं, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकल के आता है, मतलब इसका टोटल कैसे निकल के आएगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरीके से इसका R इक्विवेलेंट निकल के आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इससे बात करूं, अगर मैं बात करूं इस पे, ठीक है, तो मान लो जो इन दोनों में से जो सबसे कम रेजिस्टेंस है, ठीक है, उससे भी कम ये रेजिस्टेंस निकल के आएगा। मान लो इसकी वैल्यू है आपकी 2 ओम, इसकी वैल्यू आपकी 3 ओम, तो ये जो R इक्विवेलेंट निकल के आएगा ये 2 से भी कम आएगा, ठीक है। आप निकाल के देख लेना इन दोनों की वैल्यू 2 और 3 लेके, तो ये R इक्विवेलेंट निकल के आएगा, ये 2 से भी कम निकल के आएगा, ठीक है, 2 से भी कम निकल के आएगा। तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। सीरीज कनेक्शन में क्या हो जाता है, आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है सर, हो गया। तो आप अपन ने 2 कनेक्शन समझ लिया रेजिस्टेंस के, एक तो सीरीज कनेक्शन समझ लिया और एक कौन सा कनेक्शन समझ लिया अपन ने, पैरेलल कनेक्शन समझ लिया, ठीक है। अब हाँ, पैरेलल कनेक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन दोनों का रहेगा, रेजिस्टेंस सीरीज में भी रहेंगे और रेजिस्टेंस आपके कैसे रहेंगे, पैरेलल में भी रहेंगे, ठीक है सर। इतना क्लियर हुआ। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है रेजिस्टेंस का, जो एग्ज़ाम में कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, 10 बार इसको पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। जरा ध्यान से देखिए कौन सा कनेक्शन है। इस कनेक्शन को बोलते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन। अब सर स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या है, देखिए एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये रेजिस्टेंस हो गया एक, ये दूसरा, ये तीसरा,
ठीक है। ये पॉइंट अगर आप ए कह दो, ये पॉइंट अगर आप बी कह दो, ये पॉइंट अगर आप सी कह दो, ठीक है, तो इस कनेक्शन को कहते हैं स्टार कनेक्शन, ठीक है। वाई कनेक्शन भी कहते हैं इसको। तीन रेजिस्टेंस को अगर हम एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दें तो उसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन। और अगर इन रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से कनेक्ट कर दें, किसकी फॉर्म में, एक ट्रायंगल के फॉर्म में अगर हम कनेक्ट कर दें तो इसको क्या कहते हैं हम, कौन सा कनेक्शन कहते हैं, डेल्टा कनेक्शन। ये कौन सा कनेक्शन है हमारा, डेल्टा कनेक्शन है। ये वाला कनेक्शन स्टार कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन को इसमें चेंज किया जा सकता है और इस कनेक्शन को इसमें चेंज किया जा सकता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कम से कम 10-15 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इनको कैसे एक दूसरे में चेंज करना है, ठीक है। उसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रा देखिए इसको कैसे होगा ये, ठीक है। तो मान लो अगर हमारे पास कोई डेल्टा में है, ठीक है, ये हमारे पास कोई डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा आर ए बी, ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर बी सी, और ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आर सी ए। तो इसको अगर हमें स्टार में कनेक्ट करना है, स्टार में कनेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कुछ बना देंगे इधर पे, ठीक है, इस तरीके से बना देंगे। तो ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला जो है, इसको बोलता हूँ मैं आर ए इधर पे, इसको बोलता हूँ मैं आर बी, और इसको बोलता हूँ मैं आर सी, ठीक है। इसको आर ए, मतलब अब हमें इन रेजिस्टेंस अंदर वाला जो आपको दिख रहा है ना स्टार, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो अगर हमें आर ए की वैल्यू चाहिए तो कितनी हो जाएगी आर ए की वैल्यू, क्या करना आप, जब आपको डेल्टा कनेक्शन दिया हो और आपको स्टार में जाना हो तो आप क्या करिए, इन इसके सामने आर ए की वैल्यू निकाल रहे ना, तो इसके सामने दो रेजिस्टेंस जो है उनको कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो कौन कौन से हैं इसके सामने, देखो, एक आर ए बी, एक आर सी ए। तो इनको कर दिया क्या मैंने, मल्टीप्लाई आर ए बी इंटू आर सी ए, और डिवाइड बाय जितने आपको डेल्टा कनेक्शन के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं उनको सबको जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आर ए बी धन आर बी सी धन आर सी ए। ये निकल गई आपकी आर ए की वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आर बी की वैल्यू की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, आर बी कहाँ गया ये, अब इसके सामने के रेजिस्टेंस कौन से हैं, एक आर ए बी है, एक आर बी सी है। तो क्या लिख दिया मैंने, आर ए बी इंटू आर बी सी, ठीक है, अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ये चीज़ हो गई सर, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आर सी की वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है, ये इधर आपको लगता दिखेगा नहीं, तो मैं आर सी की वैल्यू कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर मुझे आर सी चाहिए तो आर सी कितना हो जाएगा, अब आर सी के सामने कौन कौन से रेजिस्टेंस है, एक ये और एक ये। तो क्या हो जाएगा, आर सी ए इंटू आर सी ए आर बी सी अपॉन आर ए बी आर बी सी आर सी ए, इतना हो जाएगा हमारा। तो ये हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, किससे चेंज कर लिया, हमने डेल्टा से स्टार में चेंज कर लिया। तो ये इस तरीके से हम, ये कौन सा हो गया, ये इधर का रेजिस्टेंस हो गया, इस इधर ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो अब हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये आर ए है हमारा, ठीक है, ये क्या है आर सी और ये क्या है आर बी। किसकी मदद से, किसकी मदद से कैलकुलेट किया हमने, जो हमें डेल्टा कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू दी थी ना, ये डेल्टा कनेक्शन के रेजिस्टेंस की वैल्यू है, उसकी मदद से हमने क्या कर लिया, आपका स्टार वाला हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। मतलब ये जो ट्रायंगल में था हमने उसको इस कनेक्शन में चेंज कर लिया, जिसको बोलते हैं स्टार कनेक्शन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सर। अब जरा ये देखो कि अगर मैं सब की वैल्यू समान कर दूं, मान लो डेल्टा कनेक्शन में जितने भी रेजिस्टेंस हैं डेल्टा कनेक्शन में सबकी वैल्यू आर ले लूं, तो हमारा जो है स्टार कनेक्शन कितना आएगा, ठीक है। तो जरा इधर पे देखो, सबकी वैल्यू आर रखो आप, इसकी भी आर, इसकी भी आर, सबकी आर। तो क्या हो जाएगा, ये आर इंटू आर अपॉन कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है सर, हो गया इतना। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3r, आर से आर कैंसिल, मतलब कितना आ गया, r/3। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया ये, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, r/3। इसी तरीके से आप आर वी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो भी कितनी आएगी, करके देख लेना, r/3। ये नहीं दिख रहा होगा शायद आपको,
ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू भी अब जब सबकी वैल्यू आप रख के देखोगे, समान रख के देखोगे, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, आर बाई थ्री आर बाई थ्री आर बाई थ्री। इसका मतलब ये हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर हमारे पास कोई कनेक्शन हमारे में किस में दिया है, हमारे लिए डेल्टा में दिया है, और उससे अगर हम स्टार में जाएंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो मिलेगा हमारे लिए डेल्टा की तुलना में 3 गुना कम मिलेगा। ये कई बार 10 बार एग्जाम में पूछा, कम से कम कितनी बार, 10 बार, कि अगर हम डेल्टा कनेक्शन से स्टार कनेक्शन में जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा कि घटेगा, तो घटेगा। किस फैक्टर से घटेगा, 1/3 से, 1/3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 1/3 गुना कम हो जाएगा। ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया। अब अगर हमें उल्टा कनेक्शन में जाना है, मतलब अभी हम किससे गए थे, डेल्टा से स्टार में गए थे, अब अगर हमें किस में जाना है, स्टार से डेल्टा में जाना है, तो क्या होगा, ये फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, डायग्राम तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है सर, आ गया समझ में। ठीक है, ये चीज़ हो गई, इधर का मिटाओ। ठीक है, अब देखो, मान के चलो आपको अंदर के रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। ठीक है, मान के चलो आपको क्या दिया है, ये दिए हैं आर ए आर बी आर सी, आपको फिगर दिया हुआ है ऐसा, अंदर का मान के चलो, स्टार वाला दिया है, ये वाला हमें फिगर दिया है आर ए, ठीक है, ये आर सी, और ये हमें दिया है आर बी, ये दिया है। अब हमें डेल्टा बनाना है, मतलब डेल्टा बनाना मतलब इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है, ऐसे दिखना चाहिए अब ये। ठीक है, ऐसे हमें ये दिखना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें वैल्यू क्या की कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आर ए बी की, आर सी ए की और आर बी सी की। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी आपको ज़रा देखना पड़ेगा। ये डेरिवेशन होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर का 3 पेज का। ठीक है, 2-3 पेज का जितने का भी है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं तो हम उतने लंबे लंबे डेरिवेशन नहीं करेंगे। मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे हमारे लिए क्या करना है, उसको यूज़ करके हमें इस तरीके से सीखना, ताकि हम एग्जाम में आप क्वेश्चन बना पाओ। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैसे भी मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा, बड़ी आसान भाषा में मैंने आपको आसान तरीके से आपको बताया है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, मान लो आर ए बी की वैल्यू चाहिए, डेल्टा कनेक्शन का ये वाला रेजिस्टेंस हमें चाहिए है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इधर पर गुणा करना स्टार्ट करिए। ठीक है, कैसे करेंगे, आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए, मतलब आर ए आर बी आर सी और आर सी, मतलब इस तरीके से आप लोग गुणा करना स्टार्ट करिए। ऊपर की चीज़ सेम रहेगी। ठीक है, और नीचे ज़रा देखिए, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, आर ए बी निकाल रहे हैं, ये बड़ा निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, ए और बी, तो हम यहाँ पे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे नीचे जो इसमें नहीं है। आर ए बी में कौन सा नहीं है, आर सी नहीं है, तो आर सी हमने इधर पे लिख दिया। ठीक है, अब इस तरीके से अगर मैं किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं, आर बी सी की, तो ऊपर वाली चीज़ सेम रहेगी। क्या होगा, आर ए आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए अपॉन क्या हो जाएगा, क्या है इधर पे, बी और सी है ना, तो क्या नहीं है, ए नहीं है, तो जो नहीं है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और एक और वैल्यू अगर हमें निकालनी है, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो मैं आपको इधर पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इधर पे आपको लिख दे रहा हूँ, वो कैसे लिखेंगे, आर सी ए। ठीक है, तो ऊपर का तो सेम रहेगा, आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए अपॉन क्या हो जाएगा, क्या सी और ए है ना, तो नीचे क्या है, आर बी आ जाएगा, जो इधर पे नहीं है वो आएगा। ठीक है, तो इतना हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम ये देखो, अब इधर पे भी वो चीज़ कंडीशन आती है कि अगर सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम कर दें, स्टार कनेक्शन के सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम कर दें, तो डेल्टा कनेक्शन का रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो सबकी वैल्यू सेम कर दीजिए आप ज़रा। ठीक है, तो सबकी वैल्यू अगर हम सेम कर दें तो ज़रा देखो क्या होगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग देखो, सबकी वैल्यू अगर हम सेम कर दें तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आर, इसकी भी आर, प्लस इसकी आर, इसकी भी आर, सबकी आर कर दो, इसकी भी आर, इसकी भी आर। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, आर। ध्यान दो इधर पे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, आर इंटू आर क्या होगा, आर हमारा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, आर ए बी, इधर से अगर सबकी वैल्यू सेम कर दें तो ये हो जाएगा 3 r² अपॉन आर। ठीक है, r² होगा 3 r² अपॉन
आर, ठीक है। तो बराबर कितना आ जाएगा, आर से आर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 3r, ठीक है। तो ये आ गया 3r। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने अभी निकाला ना 3r, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हम किस कनेक्शन से, स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्शन में जाते हैं तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आती है वो 3 गुना ज़्यादा निकल के आती है। कितनी आती है, 3 गुना ज़्यादा वैल्यू निकल के आती है अगर हम किस कनेक्शन से, स्टार कनेक्शन से डेल्टा कनेक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, अब आप कोई भी वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, अब मैंने आर भी निकाली वो 3r आई, आप सारे रेजिस्टेंस सेम करके आरबीसी की वैल्यू निकालोगे तो आरबीसी कितना आ जाएगा हमारा 3r, आर सी ए निकालोगे आप कितना आ जाएगा, वो भी कितना आ जाएगा, आर सी ए निकालोगे तो वो भी कितना आ जाएगा 3r, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 10 से 15 बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो भाई अब कंक्लूजन निकालने की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन क्या निकलेगा सर, कंक्लूजन ये निकलेगा कि, बता रहा हूँ, ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलने वाला है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या निकलेगा सर, अगर हम स्टार से डेल्टा में जाते हैं तो कितने गुना बढ़ जाता है रेजिस्टेंस, 3 गुना बढ़ जाता है। आप ऐसे याद रखना इसको, 3r हो जाता है, 3 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम डेल्टा से स्टार में जाते हैं सर तो हमारा 1/3r हो जाता है। ये रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो वो फॉर्मूला कि स्टार से डेल्टा कनेक्शन चेंज कैसे करेंगे, और ये चीज़ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि भाई कि क्या होता है अगर सबकी वैल्यू सेम कर दें तो स्टार डेल्टा में जाने पे क्या चेंज होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर, और डेल्टा से अगर स्टार में जाएंगे तो कितना चेंज आएगा, क्या होगा, क्या रिजल्ट आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी जेई के लिए, ठीक है। आप देखोगे, अगर किताब पलट के देखोगे या प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टार डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए वीडियो की लेंथ जो है, कई स्टूडेंट जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर वीडियो की लेंथ बहुत छोटी होती है, इसलिए मैंने ये वाला वीडियो जो है थोड़ा सा लेंथ में इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। अब जरा ये चीज़ जो है आपको उतना ज़्यादा ये पढ़ना ज़रूरी है, जो मैंने आपको पढ़ाया ना, इस तरीके से पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप बोलोगे सर वैसे ही मज़ा आता रहे सब लोग सब कुछ तो सारी चीज़ें हम फिजिकली नहीं समझ सकते, ठीक है। जितनी चीज़ें मैं बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल में आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ उतना करा रहा हूँ, जितना रियल लाइफ से रिलेट करा सकता हूँ उतना मैं रिलेट करा रहा हूँ आपको, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं न्यूमेरिकल में कराऊंगा, उसका भी बताऊंगा मैं कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, बाद में बताऊंगा जब मैं न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। तो ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।